हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे लर्न टेक थिंग्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने वाले हैं जो सच पूछिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया का फाउंडेशन है। अगर आपने कभी सोचा है कि एआई मॉडल्स जैसे कि आपके फोन का फेस अनलॉक सिस्टम या गूगल ट्रांसलेट आखिर ये सब काम करते कैसे हैं, तो इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है: न्यूरल नेटवर्क वेट्स। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये वेट्स आखिर हैं क्या, ये इतने जरूरी क्यों हैं और एक मशीन इन्हीं वेट्स को एडजस्ट करके सीखती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। एक मशीन को आखिर पता कैसे चलता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से सोचिए। मान लीजिए आप एक बहुत ही बढ़िया चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी, आमतौर पर यही सब। लेकिन क्या सारी चीजें बराबर मात्रा में डाली जाती हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चाय पत्ती का असर बहुत स्ट्रांग होता है, चीनी का उससे थोड़ा कम और पानी का अपना अलग हिसाब है। आपको अनुभव से पता है कि किस इंग्रेडिएंट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। बस बिल्कुल इसी तरह एक न्यूरल नेटवर्क भी डेटा के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग इंपॉर्टेंस देता है और ये इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं वेट्स। तो आइए इसकी सबसे सरल, सबसे आसान डेफिनेशन देखते हैं। एक वेट बस एक नंबर है, लेकिन ये कोई आम नंबर नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर इनपुट की फाइनल डिसीजन लेने में कितनी अहमियत यानी इंपॉर्टेंस है। जब एक कंप्यूटर किसी डेटा को देखता है, चाहे वो एक इमेज हो, कोई आवाज हो या टेक्स्ट हो, तो वो हर छोटे से छोटे फीचर को एक इनपुट की तरह देखता है और वेट ये तय करता है कि उस फीचर का फाइनल आउटपुट पर कितना असर पड़ेगा। अगर वेट ज्यादा है तो असर ज्यादा होगा और अगर वेट कम है तो असर भी कम होगा। ये बिल्कुल उस चाय के एग्जाम्पल जैसा है जहां चाय पत्ती का वेट सबसे ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूरल वेट्स असल में हैं क्या। फिर दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि इनका रोल क्या है और इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। तीसरा सेक्शन, जो कि सबसे जरूरी है, उसमें हम देखेंगे कि वेट्स असल में सीखते कैसे हैं, मतलब लर्निंग प्रोसेस क्या है। चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि एक पूरे नेटवर्क में वेट्स कैसे काम करते हैं और आखिर में हम उन आम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो वेट्स के साथ आती हैं। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। What are neural weights? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये न्यूरल वेट्स हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं? इस सेक्शन में हम इंपॉर्टेंस के इस कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एक वेट किसी इनपुट की इंपॉर्टेंस को दिखाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको समझने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, एक बड़ा पॉजिटिव वेट। इसका मतलब है कि अगर ये इनपुट मौजूद है तो ये फाइनल डिसीजन को सपोर्ट करेगा, उसके पक्ष में काम करेगा। जैसे अगर हम ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम में क्लासिफाई कर रहे हैं तो फ्री मनी जैसे शब्दों का वेट बहुत हाई और पॉजिटिव होगा। दूसरा, एक बड़ा नेगेटिव वेट। इसका मतलब है कि अगर ये इनपुट मौजूद है तो ये फाइनल डिसीजन के खिलाफ काम करेगा। उसी स्पैम फिल्टर के एग्जाम्पल में अगर ईमेल में आपके दोस्त का नाम आता है तो उसका वेट बहुत हाई और नेगेटिव होगा, जो उस ईमेल को स्पैम होने से रोकेगा। और तीसरा, 0 के करीब का वेट। इसका मतलब सीधा सा है कि ये इनपुट डिसीजन लेने में कोई खास मायने नहीं रखता, जैसे ईमेल में द, इज, अ जैसे शब्द। तो वेट सिर्फ असर की ताकत ही नहीं, उसकी दिशा भी बताता है। अब आइए देखते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर ये सब मैथमेटिकली कैसे काम करता है। देखने में ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब या कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यह है बहुत सिंपल। यहाँ x1, x2 हमारे इनपुट्स हैं, जैसे घर का साइज या ईमेल में आए हुए शब्द, और w1, w2 उन इनपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग वेट्स हैं। न्यूरॉन बस इतना करता है कि हर इनपुट को उसके अपने वेट से मल्टीप्लाई करता है और फिर सबको आपस में जोड़ देता है। बस इतना ही। इससे हमें एक वैल्यू z मिलती है। यहाँ आप एक b भी देख रहे होंगे, जिसे बायस कहते हैं। बायस एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट या ऑफसेट है जो न्यूरॉन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि वेट और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन ही इसका कोर है। सेक्शन 2, द रोल ऑफ वेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जानकारियां दूसरी जानकारियों से ज्यादा जरूरी क्यों होती हैं? इस सेक्शन में हम इस बात को समझेंगे और देखेंगे कि वेट्स का इसमें आखिर रोल क्या है। अब हो सकता है आपके मन में यह सवाल आए कि हमें वेट्स की जरूरत ही क्या है, हम सारे इनपुट्स को सीधे सीधे जोड़ क्यों नहीं सकते। ये स्लाइड इसी फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। अगर हम वेट्स का इस्तेमाल ना करें, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तो हर इनपुट को बराबर अहमियत मिलेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चाय बनाते वक्त आप 1 कप चाय पत्ती, 1 कप चीनी और 1 कप दूध डाल दें। नतीजा अच्छा नहीं होगा, है ना?
लेकिन राइट साइड में वेट्स के साथ नेटवर्क हर इनपुट को उसकी अहमियत के हिसाब से तोल सकता है। कुछ इनपुट्स को ज़्यादा अहमियत मिलती है और कुछ को कम। असली दुनिया ऐसी ही काम करती है, जहां हर चीज़ बराबर नहीं होती। इसलिए वेट्स एक न्यूरल नेटवर्क को स्मार्ट और समझदार बनाते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक घर की कीमत का अनुमान लगाना। सोचिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और आपको एक नए घर की कीमत तय करनी है। आप कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे? आप शायद घर का साइज देखेंगे, उसमें कितने कमरे हैं, वो किस इलाके में है, वो कितना पुराना है, और शायद उसके गार्डन का साइज भी। अब इन सभी फीचर्स में से क्या सभी बराबर जरूरी हैं? शायद नहीं। घर का साइज यानी स्क्वायर फीट कीमत पर बहुत बड़ा असर डालता है। लोकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन घर में खिड़कियों की गिनती शायद उतनी जरूरी नहीं है। एक न्यूरल नेटवर्क जब हजारों घरों का डेटा देखता है तो वो इन्हीं पैटर्न्स को सीख जाता है। वो साइज जैसे जरूरी फीचर को एक बड़ा वेट देगा, जैसे यहाँ 5.2। इसका मतलब है कि हर एक्स्ट्रा स्क्वायर फुट के लिए कीमत 5.2 यूनिट्स बढ़ जाएगी। वहीं नंबर ऑफ विंडोज जैसे कम जरूरी फीचर को एक छोटा सा वेट मिलेगा, जैसे 0.3। नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान खुद ब खुद ये वेट्स ढूंढ लेता है और इसी तरह वो सही अनुमान लगा पाता है। सेक्शन 3, हाउ वेट्स एक्चुअली लर्न। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से पर। तो आखिर ये न्यूरल नेटवर्क्स सही वेट्स जैसे 5.2 और 0.3 को सीखते कैसे हैं? उन्हें ये नंबर सपने में तो नहीं आते। इस सेक्शन में हम इस जादुई प्रोसेस को समझेंगे, जो एक अनजान अंदाजे से शुरू होकर एक समझदार फैसले तक पहुंचता है। ये पूरा सीखने का प्रोसेस, जिसे टेक्निकल भाषा में ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, 4 सिंपल स्टेप्स में होता है जो बार बार दोहराए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अंधेरे में एक पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। आपका मकसद है सबसे नीचे की घाटी तक पहुंचना। पहला स्टेप, फॉरवर्ड पास। आप एक प्रिडिक्शन करते हैं, यानी एक अंदाजा लगाकर कदम बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट लॉस। आप देखते हैं कि आप घाटी से कितने दूर या कितने ऊपर हैं, ये आपकी गलती या एरर है। तीसरा स्टेप, कंप्यूट ग्रेडियंट। आप अपने पैरों से महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा ढलान किस तरफ है। ये ढलान ही ग्रेडियंट है जो आपको बताता है कि नीचे जाने का सही रास्ता किस तरफ है। और चौथा स्टेप, अपडेट वेट। आप उस ढलान की दिशा में एक छोटा सा कदम ले लेते हैं। आप इन्हीं 4 स्टेप्स को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे कदम दर कदम आप घाटी तक पहुंच जाते हैं। चलिए इस प्रोसेस को नंबर्स के साथ एक्शन में देखते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। हमारा इनपुट यानी x है 2 और हमें पता है कि इस इनपुट के लिए सही जवाब यानी y 4 होना चाहिए। हमारा मकसद एक ऐसा वेट w ढूंढना है जिससे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 4 आ जाए। लेकिन शुरुआत में नेटवर्क को कुछ भी नहीं पता होता, तो वो एक बिल्कुल ही रैंडम अंदाजा लगाता है। मान लेते हैं नेटवर्क ने शुरुआती वेट चुना 0.5। अब आते हैं पहले स्टेप पर, फॉरवर्ड पास। नेटवर्क अपनी प्रेडिक्शन बनाता है। वो इनपुट x को अपने करंट वेट w से मल्टीप्लाई करता है, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 1। ये नेटवर्क की पहली कोशिश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी प्रेडिक्शन जो कि 1 है, वो सही जवाब यानी 4 से बहुत दूर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पहाड़ पर गलत दिशा में कदम रख दिया हो। अब दूसरा स्टेप, लॉस को कैलकुलेट करना। लॉस हमें बताता है कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी गलत है। इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है सही जवाब और प्रिडिक्शन के बीच का अंतर देखना। यहां 4 - 1 होता है 3, लेकिन आमतौर पर हम इस गलती को स्क्वायर कर देते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज की समस्या ना हो। बस सिंप्लिसिटी के लिए यहां हम लॉस को 4.5 मान रहे हैं। ये नंबर जितना बड़ा होगा, इसका मतलब हमारी गलती उतनी ही बड़ी है। हमारा मकसद इस लॉस को कम करके 0 के नजदीक लाना है। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ग्रेडियंट को कंप्यूट करना। ग्रेडियंट एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये हमें 2 चीजें बताता है, गलती किस दिशा में है और वो कितनी बड़ी है। पहाड़ वाले एग्जाम्पल में ग्रेडियंट आपको बताता है कि नीचे उतरने के लिए किस दिशा में जाना है और ढलान कितनी तेज है। इस केस में हमारा ग्रेडियंट -6 है। यहां पर यह नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है। यह हमें बता रहा है कि हमारी प्रेडिक्शन जो 1 थी, सही जवाब जो 4 है, से कम है। इसलिए हमें अपने वेट को बढ़ाना होगा। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता तो इसका मतलब होता कि हमें वेट को घटाना है। और आखिर में चौथा स्टेप, वेट को अपडेट करना। अब जब हमें पता चल गया है कि किस दिशा में जाना है, तो हम एक छोटा कदम उस दिशा में लेंगे। हम पुराना वेट यानी 0.5 लेते हैं और उसे ग्रेडियंट की मदद से एडजस्ट करते हैं। यहां आप एक और नंबर देख रहे हैं 0.1, जिसे लर्निंग रेट कहते हैं।
ये तय करते हैं कि हम कितना बड़ा कदम लेंगे। अगर ये बहुत बड़ा होगा तो हम घाटी के दूसरी तरफ जा सकते हैं, अगर बहुत छोटा होगा तो नीचे पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से नया वेट बन जाता है 1.1। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर हम अब इस नए वेट से दोबारा प्रिडिक्ट करें तो 2 गुना 1.1 होता है 2.2, जो कि 4 के पहले से ज्यादा करीब है। इसका मतलब नेटवर्क ने अपनी गलती से सीखा है। यही 4 स्टेप्स जो हमने अभी देखे असल पाइथन कोड में कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ एक फॉर लूप है जो इस प्रोसेस को बार बार चला रहा है। हर बार लूप के अंदर पहली लाइन में फॉरवर्ड पास होता है जहां प्रिडिक्शन y प्रेड बनती है, दूसरी लाइन में लॉस कैलकुलेट होता है, तीसरी लाइन में ग्रेडियंट ग्रैड कैलकुलेट होता है और चौथी लाइन में वेट w को लर्निंग रेट और ग्रेडियंट की मदद से अपडेट किया जाता है। कंप्यूटर सिंपल से लूप को हजारों या लाखों बार चला सकता है और हर बार वेट थोड़ा और बेहतर होता जाता है जब तक कि वो सही जवाब के बहुत करीब ना पहुंच जाए। यही मशीन लर्निंग का जादू है। सेक्शन 4, वेट्स इन अ नेटवर्क। अब जब हम एक सिंगल वेट का सफर समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि एक असली बड़े न्यूरल नेटवर्क में जहां लाखों वेट्स हो सकते हैं ये सब कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल से नंबर्स मिलकर पावरफुल मैट्रिसेस बनाते हैं। एक असली डीप न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास सिर्फ एक वेट नहीं होता। नेटवर्क लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है और हर लेयर में कई न्यूरॉन्स होते हैं। हर 2 लेयर्स के बीच के सारे कनेक्शंस के वेट्स को एक साथ एक मैट्रिक्स में रखा जाता है। एक मैट्रिक्स बस नंबर्स का एक टेबल या ग्रिड होता है। इस मैट्रिक्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि पिछली लेयर और करंट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। जैसे इस टेबल में अगर पहली लेयर 3 इनपुट ले रही है और उसमें 4 न्यूरॉन्स हैं तो वेट मैट्रिक्स का शेप 4/3 होगा। इसका मतलब हुआ कि इन 2 लेयर्स के बीच 4 गुणा 3 यानी 12 अलग अलग वेट्स हैं। आगे अगर ये 4 न्यूरॉन्स अगली लेयर के 2 न्यूरॉन से जुड़ते हैं तो वहां 2/4 का मैट्रिक्स होगा यानी 8 वेट्स। इसी तरह वेट्स मैट्रिसेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होकर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। सेक्शन 5, कॉमन वेट चैलेंजेस। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। क्या ये लर्निंग का प्रोसेस हमेशा इतना आसान होता है या इसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं? जवाब है हाँ, कई बार ट्रेनिंग के दौरान चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कुछ आम समस्याएं। यहां 3 सबसे आम समस्याएं हैं। पहली है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। इसमें ग्रेडियंट्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो लगभग 0 बन जाते हैं। पहाड़ वाले एग्जाम्पल में ये वैसी सिचुएशन है जब आप एक बिल्कुल सपाट जमीन पर पहुंच गए हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ढलान किस तरफ है। नतीजा, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और लर्निंग रुक जाती है। दूसरी समस्या है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें ग्रेडियंट्स अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। ये वैसा है जैसे आप एक बहुत ही खड़ी चट्टान पर खड़े हैं और एक छोटा कदम लेने के बजाय आप एक बड़ी छलांग लगा देते हैं। इससे मॉडल अनस्टेबल हो जाता है। और तीसरी और सबसे आम समस्या है ओवरफिटिंग। ये तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छी तरह से सीख लेता है कि वो उसे रट लेता है, लेकिन नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ये वो स्टूडेंट जैसा है जो एग्जाम के लिए सारे सवाल जवाब रट लेता है, लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा भी घुमाकर पूछा जाए तो वो जवाब नहीं दे पाता। तो इन समस्याओं से, खास करके ओवरफिटिंग से बचने के लिए डेटा साइंटिस्ट्स रेगुलराइजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलराइजेशन एक तरह की पेनल्टी है। ये मॉडल को कहता है कि तुम्हें लॉस को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने वेट्स को भी छोटा रखने की कोशिश करनी है। ये वेट्स को बहुत ज़्यादा बड़े होने से रोकता है, जिससे मॉडल जनरल पैटर्न सीखने पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि डेटा को रटने पर। और जब वेट्स इस तरह से केयरफुली कंट्रोल किए जाते हैं, तभी वो सच में अनुभव को स्टोर कर पाते हैं। और यही चीज़ इस कोड को इतना पावरफुल बनाती है। वेट अनुभव की मेमोरी है। तो आइए सब कुछ समेटते हैं। हमने देखा कि हर एक वेट ट्रेनिंग के बाद डेटा से सीखे हुए अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब लाखों या करोड़ों वेट्स एक साथ काम करते हैं तो वो एक कलेक्टिव नॉलेज, एक कलेक्टिव मेमोरी बनाते हैं। आप इसे इंसानी दिमाग के सिनेप्सिस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे अनुभव हमारे दिमाग के कनेक्शंस को मजबूत या कमजोर बनाते हैं, ठीक वैसे ही डेटा एक न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को शेप करता है। ये वेट्स ही असल में एक मशीन की मेमोरी हैं। हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाएंगे। हमने ये तो देख लिया कि वेट्स एडजस्टेबल पैरामीटर्स हैं जो अनुभव से सीखे हुए पैटर्न्स को स्टोर करते हैं, लेकिन ये लर्निंग कितनी दूर तक जा सकती है? अगर वेट्स ज्ञान को स्टोर करते हैं तो एक मशीन के लिए सच में सीखने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ नंबर्स को एडजस्ट करना है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। लर्न टेक थिंग्स देखने के लिए शुक्रिया।
अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।